Hello students, today we will discuss about nitrogenous bases. What is nitrogenous bases? Nitrogenous bases are divided into purines and pyrimidines, ठीक है. प्यूरिन्स के अंदर आते हैं एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, और pyrimidines के अंदर आते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ठीक है. आप देखो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं. नाइट्रोजनस बेसिस वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन फाउंड होता है, ठीक है. These are the nitrogen containing cyclic compounds found in nucleic acids. They are classified as follows. मैंने आपको बताया क्या क्या होता है, प्यूरिन्स एंड pyrimidines, ठीक है. ये साइक्लिक कंपाउंड्स है ना, जिनको अपन प्यूरिन या pyrimidine कह रहे हैं ना. एक एग्जाम्पल दे रखा है यूरेसिल का pyrimidine में और एक एडेनिन का. नेक्स्ट अगर हम बात करें शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की, तो शुगर्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है. शुगर्स आर स्वीट होते हैं, वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है. जैसे कुछ होते हैं ना फैट सॉल्युबल होते हैं, लिपिड की बात करी थी हमने, है ना, तो वो क्या थे, फैट सॉल्युबल थे, है ना, वाटर सॉल्युबल नहीं थे. तो हम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होता है वाटर सॉल्युबल और ये स्वीट होता है, ठीक है, टेस्ट के अंदर. और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और उनका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है 1:2:1, ठीक है. तो रिस्पेक्टिवली एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज हो सकता है, राइबोज हो सकता है, ये सारे एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. इससे आप लोअर क्लासेस में फैमिलियर होंगे. ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है C6H12O6, फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, ठीक है. हमारी बॉडी के अंदर भी होता है ग्लूकोज, मतलब सबसे मोनोमेरिक, सबसे लोएस्ट यूनिट होती है, लाइक मोनोमेरिक यूनिट होती है, उसको हम बोल रहे हैं ग्लूकोज. उसके बाद में राइबोज शुगर भी होती है, ठीक है. नेक्स्ट अगर अपन बात करें नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर, तो नाइट्रोजनस बेसिस को न्यूक्लियोसाइड्स कब बोलते हैं, जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर अगर साथ में प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे अपन न्यूक्लियोसाइड, ठीक है. तो अब मैंने नाइट्रोजनस बेसिस अलग अलग बताए थे आपको, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, शुगर, यूरेसिल. तो नाइट्रोजनस बेस अगर एडेनिन का एग्जांपल है, एडेनिन को शुगर के साथ जोड़ दें तो क्या बना देगा, एडिनोसिन. ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है. ग्वानिन प्लस शुगर इज ग्वानोसिन, साइटोसिन प्लस शुगर इज सिटिडीन, थाइमिन प्लस शुगर इज थाइमिडीन, यूरेसिल प्लस शुगर इज यूरिडीन, ठीक है. ऐसे बनता है. तो these are the compounds formed by the linking of nitrogenous base with the sugar. अगर हम नाइट्रोजनस बेस को किसके साथ लिंक कर दें, शुगर के साथ लिंक कर दें, तो अपने पास में क्या आएगा, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है. नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड वो होते हैं जब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस पेंटोज, है ना, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. तो दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड, दैट इज नाइट्रोजनस बेस शुगर विद द फॉस्फेट, ठीक है. न्यूक्लियोसाइड के साथ में, न्यूक्लियोसाइड मैंने आपको बताया ना, शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस को लिंक करते हैं तो अपन न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं. तो न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर हम लोग क्या जोड़ देंगे, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड. तो देखो एडेनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, क्या बोलेंगे इसको, एडेनाइलिक एसिड. ग्वानिन, शुगर, फॉस्फेट को अगर जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ग्वानिलिक एसिड, है ना. तो सो ऑन, ठीक है. देखिए न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और क्या देखा, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है. बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, अब मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट जब स्टार्टिंग के अंदर पढ़ाया था, तो उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था ना हम लोगों ने, कि कोई लीफ या कोई लिविंग टिश्यू को क्रश करते हैं, फिर अगर जब अपन फिल्टर करेंगे तो ऊपर जब रिटेंटेड के अंदर जो कंपाउंड होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, और जो फिल्ट्रेट के अंदर चले जाएंगे, जो बीकर के अंदर होंगे, उसको अपन फिल्ट्रेट बोल रहे थे. तो फिल्ट्रेट क्या होगा, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, है ना. अगर उसने सी को पास कर दिया है और किस में आ गया, फिल्ट्रेट के अंदर आ गया है, तो उसको मैंने आपको
आपको बोला था, क्या बोला था, फिल्ट्रेट या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। रिटेंटेड में जो था उसको अपन ने कहा था बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो देखिए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर बात करते हैं, दीज आर द बायो मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 1000 डाल्टन होता है। ठीक है, दे इंक्लूड, अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, प्रोटीन है ना, पॉलीसेकेराइड्स हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में हम न्यूक्लिक एसिड्स जैसे RNA DNA है ना, ये सारे कहाँ आ जाएंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आ जाएंगे। देयर मॉलिक्यूलर वेट is 10,000 and डाल्टन and above, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और 10,000 के इक्वल हो सकता है। Acid insoluble fraction, macromolecular fraction includes macromolecules from the cytoplasm and organelles। मेजॉरिटी में जो भी ये पार्टिकल्स इसके अंदर आएंगे ना बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, वो कौन से हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म का कंटेंट हो सकता है कोई भी, या कोई ऑर्गेनल का कंटेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है ना, बट फिर भी इसको अपन इंक्लूड करते हैं। इट्स मॉलिक्यूलर वेट डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। पर हमने बायो मैक्रोमोलिक्यूल की क्या बात करी थी कि उसका कितना वेट होना चाहिए, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 8,000 डाल्टन ही होता है, कि अप्रोक्सीमेट ही होता है लिपिड का। ठीक है, 800 डाल्टन से ज़्यादा होता ही नहीं है ना। तो बट इट कम्स अंडर द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बिकॉज मेनी लिपिड्स आर अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, लिपिड्स जो होते हैं ज़्यादातर फ्री नहीं रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और इसके अराउंड मतलब अक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। इसकी वजह से इसका जो वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाता है ना, जुड़ जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट उसका ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से इसको इंक्लूड कर दिया है हम लोगों ने बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। पर इंडिविजुअल लिपिड का वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है। फ्रैक्शन because many lipids are arranged into structure like cell membrane. When a tissue is grinded, cell membrane are broken and form water insoluble vesicle. They cannot be filtered along the acid soluble fraction. ठीक है, तो acid soluble fraction में ये नहीं जा पाता, इसकी वजह से इसको हमने बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, अगर हम कंपोजिशन ऑफ सेल की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है 70 to 90%, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितना होता है 10 to 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% एंड आयन इज 1%। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, टॉपिक की, प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। हेट्रोपॉलीमर्स होता है, एक होता है होमोपॉलीमर्स। मतलब जो पॉलीमर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, मोनोमेरिक यूनिट के होते हैं। ठीक है, अगर वो मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं सिमिलर है ना सारे, जैसे अगर हम बात करें कि सुक्रोज की बात करें कि सारे जो मॉलिक्यूल है सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज के ही है ना, कोई और यूनिट नहीं प्रेजेंट है उसके अंदर, मोनोमेरिक यूनिट कोई और नहीं प्रेजेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। अगर हेट्रोपॉलीमर की बात करें तो जो मोनोमेरिक यूनिट्स है दो डिफरेंट हो सकती है, तीन डिफरेंट मिलके एक पॉलीमर बना रही है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि हेट्रोपॉलीमर मतलब अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं याद रखेंगे, हेट्रोपॉलीमर होते हैं, हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब अमाइनो एसिड अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं ना, 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो हर एक प्रोटीन में अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। दे आर पॉलीपेप्टाइड्स है ना, अपन पेप्टाइड्स में बोलते हैं प्रोटीन को। ठीक है, पेप्टाइड्स मतलब छोटी छोटी यूनिट्स है। ठीक है, तो वो मिलके बनाती हैं प्रोटीन। तो हम कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं ना कि पॉलीपेप्टाइड होते हैं कौन, प्रोटीन। दैट मीन्स लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड है ना। जो पेप्टाइड्स होते हैं, मैंने आपको क्या बोला कि जो पेप्टाइड्स होते हैं वो किसके मिलके बने होते हैं, है ना, बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत सारे पेप्टाइड से मिलके बने थे, इसलिए अपन ने उसको बोला पॉलीपेप्टाइड। और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है,
तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन COOH ग्रुप, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है अगर अमाइनो एसिड्स के साथ में जुड़ जाए, अमाइनो एसिड की मैंने स्ट्रक्चर बताई थी ना, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे कार्बन होता है ना, उसकी 4 वैलेंसीज होती है, उसको अलग अलग ग्रुप सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R ग्रुप हो जाएगा, यहाँ H ग्रुप हो जाएगा, है ना, एक तरफ क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, और एक तरफ क्या होगा, NH2 हो जाएगा, है ना, NH2 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने आपको बताई थी अमाइनो एसिड की। तो क्या बोल रहे हैं कि जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं तो एक तरफ क्या होगा, एक अमाइनो एसिड का तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होगा, और दूसरा अगर अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं, देखिए अगर इधर बात करें, है ना, एक ये अमाइनो एसिड है और एक ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, जो दो है ना, अमाइनो एसिड 1 एंड अमाइनो एसिड 2। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ तो क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट है, एक जगह तो क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड का ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन COOH ग्रुप ऑफ द वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद द NH2 ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड बाय रिलीजिंग द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे, है ना, अगर वापस आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे ये है और ये है ना, अगर आपस में रिएक्ट करें तो इसका COOH का एक ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक ये मॉलिक्यूल, है ना, आपस में क्या कर देंगे, वाटर मतलब बॉन्ड बना के वाटर को रिलीज कर देंगे और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन की। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं देखेंगे, फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, है ना। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। कैरियर प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं, और भी पंप होते हैं, ये सब प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। एक्ट्स एज इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज कोलेजन, है ना, जो सेल्स होते हैं, है ना, उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं कोलेजन, ठीक है। तो एक्ट्स एज द एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर भी प्रोटीन का रोल होता है। एक्ट एज रिसेप्टर्स, है ना, जैसे सेल सिग्नलिंग होती है उसके अंदर रिसेप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड हॉर्मोन्स। सम ऑफ द हॉर्मोन्स दैट इज इंसुलिन, एंजाइम, पिगमेंट्स, ये सब क्या है, प्रोटीन ही तो है। एंजाइम्स भी तो क्या होते हैं, प्रोटीन ही तो होते हैं, ठीक है। देखो अब अगर अपन बात करें मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन से होते हैं, तो एनिमल वर्ल्ड के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या होता है, कोलेजन होता है। और अगर अपन पूरे बायोस्फीयर की बात करें, बायोस्फीयर आपको पता होगा, बायोस्फीयर क्या होता है, किसी भी मतलब पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म और जो भी इन्वायरमेंट या फिर प्लांट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं उनको अपन बायोस्फीयर बोलते हैं, तो ठीक है। तो अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट जो होता है प्रोटीन होता है रूबिस्को, है ना। आप फोटोसिंथेसिस, प्लांट की फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको तब आप देखेंगे कि रूबिस्को का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो मोस्ट अबंडेंट अगर हम बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो रूबिस्को है। रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन, है ना। 4 टाइप के स्ट्रक्चरल लेवल्स होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो ये क्या क्या स्ट्रक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पढ़ेंगे हम, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं है, सिंपल होता है ना, लीनियर स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर होती है, इसको अपन बोल रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, दैट मींस द पोजीशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, है ना। सीक्वेंस बताता है कि कौन सा प्रोटीन, कौन से अमाइनो एसिड एक के बाद में एक प्रेजेंट है, ठीक है। पोजीशनल इंफॉर्मेशन देता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। लेफ्ट एंड पे जो है यहाँ पे देखिए, है ना, लेफ्ट एंड पे तो क्या प्रेजेंट होता है, एक फर्स्ट अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बोलेंगे कि भाई राइट में क्या प्रेजेंट, तो राइट में प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि लेफ्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो और फिर अगर हम बात करें कि राइट में प्रेजेंट है, तो राइट में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है।
इसलिए हम बोलते हैं कि N टर्मिनल, L C टर्मिनल। नेक्स्ट हम बात करें कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है प्रोटीन की। हेयर वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स के फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होता है ना। दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकती है, बीटा हेलिक्स हो सकता है ना, बीटा प्लेट हो सकती है, अल्फा हेलिक्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे जिगजैग फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं प्रोटीन की। इट हैज ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स, मतलब जो ये जो रोटेशन है ना ये क्या होगा, राइट हैंडेड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कैरेटीन एंड फाइब्रियन है ना, ये सब, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है फिब्रियन और इसका केराटिन का, ये भी क्या प्रोटीन है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। अब देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। जैसे ऊन होता है ना, वुल का जो एकदम गट्ठा टाइप होता है ना, उसको अपन बोलते हैं, उसके टाइप की स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो देखें हेयर हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज फर्दर फोल्डेड लाइक अ होलो वुलन बॉल, है ना, कैसी होती है, वुलन बॉल की जैसी स्ट्रक्चर होती है ये। इट गिव्स अ 3D व्यू, 3D व्यू हमको देती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर मतलब हम बता सकते हैं, 3D व्यू देख के हम बता सकते हैं कौन सा प्रोटीन कैसे, कौन सा अमीनो एसिड कैसे अरेंज्ड है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, दैट इज मायोग्लोबिन, एंजाइम एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे और जब जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। हेयर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करती है टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड ईच चेन फंक्शन एज द सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, दो सब यूनिट जो होती है वो अल्फा सब यूनिट होती है और 2 जो होती है बीटा सब यूनिट होती है ना। अगर हम एक साथ एट अ ग्लांस पढ़े, एक साथ पढ़े तो देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप से हो सकती है, बीटा प्लेटेड शीट हो सकती है, दूसरी अल्फा हेलिक्स हो सकता है। उसके बाद में और अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स करते जाएं और वुलन बॉल के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर, है ना। बहुत बायोलॉजिकल जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें यही स्ट्रक्चर यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बोले और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मतलब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, शुगर्स बोलते हैं अपन उनको, है ना, पॉलीमर्स ऑफ शुगर बोलते हैं। तो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ शुगर, मोनोसेकेराइड्स। एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड इन्यूलिन, ठीक है। जो स्टार्च होता है होमोपॉलीमर होता है ग्लूकोज का, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्टार्च क्या होता है बेटा, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। फिर हम बात करते हैं सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज भी क्या है, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। एंड नेक्स्ट अगर इन्यूलिन की बात करें तो वो क्या होता है, होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट देयर आर complex polysaccharides formed with amino sugars, glucosamine, N-acetyl galactosamine। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ N-acetyl ग्लूकोसामीन, है ना। काइटिन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, N-acetyl ग्लूकोसामीन। काइटिन जो होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, जैसे ये है ना, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर पाया जाता है। उसकी काइटिन मतलब उसकी जो कवरिंग होती है ना, ऊपर की शेल वाली जैसी कवरिंग होती है, ठीक है, तो शाइनी होती है थोड़ी, उसको अपन काइटिन स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो किससे मिलके बना हुआ है, N-acetyl ग्लूकोसामीन। It is seen in the exoskeleton, exoskeleton जैसे ये ना ऊपरी वाली स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये सारी किससे मिलके बनी हुई है, काइटिन से। काइटिन किससे मिलकर बना हुआ है, N-acetyl ग्लूकोसामीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखो, दो मोनोसेकेराइड यूनिट है, एक ये मोनोसेकेराइड यूनिट है, एक ये है, ठीक है। इनके बीच में अगर बॉन्ड बनाना है तो ये क्या है, साइड वाले जो OH ग्रुप है ना, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों साथ में बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और अपने पास में क्या सिर्फ एक O बचेगा और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टार्च फ्रॉम हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
इट कैन होल्ड I2। अगर हम लोग, अगर जैसे आपने 8th क्लास में या लोअर क्लास में जो भी पढ़ा होगा, स्टार्च का टेस्ट है ना, उसको अगर किसी फूड के अंदर स्टार्च का टेस्ट करना तो अपन क्या करते थे, आयोडीन की ड्रॉप्स डालते थे। अगर वो ब्लू कलर दे रहा है ना, ब्लू वायलेट कलर दे रहा है, तो अपन बताते थे कि स्टार्च प्रेजेंट है। तो वो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि स्टार्च जो होता है, आयोडीन I2 होता है ना, उसको होल्ड करके रख देता है खुद के स्ट्रक्चर के अंदर, इसकी वजह से वो ब्लू कलर देता है। तो स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट कैन बी I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन गिविंग ब्लू कलर। सेल्यूलोज हैज, अगर हम सेल्यूलोज के अंदर है ना I2 डालेंगे ना, तो वो होल्ड करके नहीं रख पाता, इसलिए वो कलर नहीं देता। तो सेल्यूलोज हैज नो कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस, देयरफॉर कैन नॉट होल्ड I2। हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड की। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स आपको बताया था ना क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, उसको अपन न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या, न्यूक्लिक एसिड होते हैं हेटेरोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दैट मीन्स मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो ये शुगर प्रेजेंट है, इसके साइड में यहाँ पे है ना, इस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, इस पोजीशन पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनती है ना। अब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, DNA एंड RNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और अपन बोलते हैं नेक्स्ट RNA, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर हम बात करें कि स्ट्रक्चर क्या होती है, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर हम DNA की बात करें तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए all the biochemical reaction taking place inside the living system together constitute metabolism। जो भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल बात करें हम, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमाइनो एसिड टू फॉर्म अमाइन, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मेटाबॉलिज्म की, है ना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स, है ना। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के बिटवीन क्या बन रहे हैं, इंटरमीडिएट कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स इन द मेटाबॉलिक पाथवे हैज डिफाइनाइट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल। जैसे ऑटोमोबाइल क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, है ना, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, मतलब एक तरह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो वैसे ही क्या होता है, मेटाबोलाइट्स भी फ्लो करते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर और डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इनके जो फंक्शन है वो क्या है, आइडेंटिफाइबल है, मतलब हमको क्या है, इनके फंक्शन पता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्या करते हैं, यूज आते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, नेसेसरी फॉर द लाइफ। इसके एग्जांपल्स होते हैं अमाइनो एसिड, शुगर्स, है ना, ये सब क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं बेटा, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, डेवलपमेंट फॉर और रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल। के कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर हो सकते हैं, फंगल जो होते हैं, है ना, फंगल सेल्स होती हैं, माइक्रोबियल सेल्स होती हैं, उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल एल्कलॉइड्स, पिगमेंट्स, टर्पेनॉइड्स, है ना, अपन टेबुलर फॉर्म में बात करते हैं। तो देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं, कैरोटीनॉइड होता है ना, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, है ना, एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कैडिनिन, ये आपको पता होगा ड्रग्स होती हैं, ठीक है। टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन, ये भी जो दवाइयाँ या ड्रग्स होती हैं उनके अंदर हेल्प में लिए जाते हैं, ठीक है। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स, एब्रिन, रेसिन, ये भी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। लेक्टिन, कैवेलिन ए एंड विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन किसके अंदर होता है, हल्दी के अंदर, है ना, टर्मरिक के अंदर, है ना। पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम्स, सेलुलोज, ये भी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं ना, रबर होते हैं, उसके अंदर छोटा छोटा स्ट्रक्चर निकलता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंजाइम्स की। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। तो हम अगर कहें कि ऑल प्रोटीन्स कैन बी एंजाइम्स, ठीक है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है। सारे जो भी एंजाइम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, बट सारे प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं हो सकते। तो देखेंगे एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि रिएक्शन को क्या करते हैं, या रिएक्शन की जो रेट होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो बायोलॉजिकल enzymes are biological catalysts which influence the speed of biochemical reaction. All enzymes are protein, but all protein are not enzymes. Enzymes are specific होते हैं, that means each enzyme has its own substrate. हर एक एंजाइम क्या होते हैं बेटा, स्पेसिफिक होते हैं, और हर एंजाइम के पास में अपना एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। उसके अलावा वो किसी से बाइंड नहीं करेगा। और फिर हम अगर बात करें कि कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं या न्यूक्लिक एसिड ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं राइबोजाइम्स, ठीक है। हाई क्लास में आप पढ़ेंगे कि आरएनए जो है वो क्या है, राइबोजाइम की तरह बिहेव करता है, एंजाइम की तरह बिहेव करता है, इसलिए अपन उसको राइबोजाइम बोलते हैं। एंजाइम फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर विद सम क्रेवाइसिस, पॉकेट्स की तरह स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। ऐसे पॉकेट्स के जैसे स्ट्रक्चर ये ना, जैसे ये क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा पॉकेट के जैसा ये वाला ना, ये पॉकेट के जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इसको अपन बोलते हैं एक्टिव साइट इनटू व्हिच अ सबस्ट्रेट फिट्स। और एक ये जो एक्टिव साइट्स है ना, इनके अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा कोई सबस्ट्रेट। तो एंजाइम क्या होता है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, इसके अंदर ये जो सबस्ट्रेट है जाके बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे काम करते हैं, लॉक एंड की के मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। मतलब जो लॉक होता है वो क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, उसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, होल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर चाबी फिट हो जाती है ना, की जाके फिट हो जाती है। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह एंजाइम वर्क करते हैं। तो एंजाइम के अंदर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, दो टाइप्स की हो सकती है, फिजिकल चेंज हो सकता है ना, केमिकल चेंज हो सकता है। तो केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस हो सकता है, फिजिकल चेंज है ना, अ चेंज इन शेप और स्टेट ऑफ द मैटर। अगर कोई लिक्विड है तो वो गैस में चेंज हो गया, सॉलिड है वो लिक्विड में, जैसे आइस होती, आइस के सॉलिड है ना, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन क्या बोल देते हैं उसको कि भाई उसकी स्टेट चेंज हो गई है ना, पहले क्या था, सॉलिड था, अब वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, है ना। अगर हम उसको इवेपोरेट कर दें तो वो किस में चेंज हो गया, गैस के अंदर। तो ये सब क्या कर रहे हैं, स्टेट, मैटर ऑफ स्टेट चेंज कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहे हैं, तो इनको अपन बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो अगर उनका शेप चेंज हो जाए तो उसको भी अपन क्या बोल देंगे, फिजिकल चेंज। इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं हो रहा, इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, वाटर बिकम्स वेपर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा या तो, है ना, और उसके अलावा क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकेज होगा ना। अगर ब्रेकेज होगा या फिर फॉर्मेशन होगा उसको अपन बोल देंगे केमिकल चेंज। This bonds are broken and new bonds are formed. It may be organic or inorganic reaction. Organic भी हो सकती है, organic reaction भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम रेट की बात करें कि तो रेट को कैसे पता करते हैं, तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, मतलब रिएक्टेंट्स, आपको पता होगी ना, रिएक्शन, टिपिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखो क्या होती है, जैसे ये रिएक्टेंट है ना, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो पर यूनिट टाइम के अंदर क्या हो रहा है, कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें कि रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज वेरी हाई। अगर किसी के अंदर कैटलिस्ट मतलब एंजाइम प्रेजेंट है तो वो क्या कर देगा, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा। तो देखेंगे
कार्बोनिक एनहाइड्राइज इज द फास्टेस्ट एंजाइम, है ना। कार्बोनिक एनहाइड्राइज क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। तो देखेंगे इट एक्सेलरेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन 10 मिलियन टाइम, 10 मिलियन टाइम ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। In the absence of enzyme, only 200 molecules of the H2CO3 are formed. ये इस रिएक्शन की बात करें कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अगर एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है, 1 आवर के अंदर कितने 200 मॉलिक्यूल्स ही फॉर्म हो रहे हैं। बट जब कार्बोनिक एनहाइड्राइज प्रेजेंट है, एनहाइड्राइज प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, तब क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल आर फॉर्म पर सेकेंड। पर सेकेंड इतने ज़्यादा बन गए, मतलब कितना है, 10 मिलियन टाइम्स ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर मैंने आपको बोला कि कैसे होते हैं, लॉक एंड की मॉडल को रिप्रेजेंट करता है ना, बाइंड होता है ना जो एंजाइम और सबस्ट्रेट, तो ये लॉक एंड की मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप। सबस्ट्रेट, अब इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम की अगर किसी रिएक्शन के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व है तो वो कैसे कैसे रिएक्शन मूव करती है, तो वो देखते हैं। सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, E+S, मतलब जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से जाके बाइंड हो जाएगा। This induces some changes in the enzyme so that the substrate is tightly bound with the active site. जब मैंने आपको बोला कि एंजाइम जो होता है पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, यहाँ पे जाके क्या बाइंड हो जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा। फिर जब सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो एंजाइम के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे जिससे क्या होगा, वो जो एंजाइम है सबस्ट्रेट से टाइटली बाउंड हो जाएगा, है ना, और क्या बना देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। द active site breaks chemical bonds of the substrate to form enzyme product complex. उसके बाद में क्या होगा, जो एक्टिव साइट है, मैंने बोला जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसको पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्टिव साइट बोल रहे हैं। तो जब एक्टिव साइट जो होती है वो क्या करती है, सबस्ट्रेट जो बाइंड हुआ है ना उस केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ती है और क्या बनाती है, प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देती है। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट, ये फॉर्मेशन हो गया प्रोडक्ट का। फिर क्या करेगा, जब एंजाइम क्या कर देगा, रिलीज कर देगा प्रोडक्ट को, और द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड द अदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट, है ना। अब उसका पर्पस सॉल्व हो गया, उसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, तो अब वापस वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा वहां से। जैसे देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, ये सबस्ट्रेट है ना, ये क्या है, एंजाइम में पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोल रहे थे एक्टिव साइट। तो ये दोनों आपस में बाइंड हो गए, इसने क्या बना दिया, ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, है ना। ये दोनों आपस में बाइंड हो गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कुछ ब्रेकेज हुआ, है ना, कुछ तो हुआ। उसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो क्या बन गया, EP कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उसका पर्पस सॉल्व हो गया, अब वो क्या कर देगा, एक्टिव साइट से प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। ठीक है, दिस पाथवे गोज थ्रू सम अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। अब ये ट्रांजिशन स्टेट के अंदर भी जाता है, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है अपन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू द स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज की जाती है। इन एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन द सबस्ट्रेट मस्ट गो थ्रू द मच हायर एनर्जी स्टेट, इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन स्टेट। जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना होता है तो उसको एक बहुत हायर स्टेट पे जाना पड़ता है एनर्जी की, ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। Therefore, activation energy is difference between the average energy of substrate and transition state of energy. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं कि एवरेज होता है जब सबस्ट्रेट के पास में एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से है ना, सबस्ट्रेट के पास में एनर्जी प्रेजेंट है, और फिर जब ट्रांजिशन स्टेट के बाद में के ऊपर जाने के बाद में जब एनर्जी प्रेजेंट है उसका कुछ एवरेज निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। If the product is at lower energy level than the substrate, the reaction is an exothermic reaction. अगर सबस्ट्रेट के पास में क्या है, लोअर एनर्जी है, ठीक है, तो उसके पास में क्या आ जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, ज्यादा एनर्जी फॉर्म हो गई तो क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट रिक्वायर्स नो एनर्जी, इसको एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इन द बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एज अ रिजल्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज। अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो देखेंगे टेम्परेचर और पीएच हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर हो सकता है। ये तीन जो फैक्टर्स होते हैं मेजरली अफेक्ट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। देखेंगे नेक्स्ट, temperature and pH. Enzymes show highest activity at optimum temperature और pH। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या pH के ऊपर जो एंजाइम होते हैं उन हाई एनर्जी होती है उनके पास में, ठीक है, हाईएस्ट एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक्टिविटी डिक्लाइंस बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम वैल्यू के बाद में या ज़्यादा अगर टेम्परेचर कर देंगे या फिर टेम्परेचर लो कर देंगे, पीएच ज़्यादा कर देंगे, पीएच लो कर देंगे एक ऑप्टिमम वैल्यू के बाद में, तो क्या होगा, वो अफेक्ट कर देगा एंजाइम की एक्टिविटी को। एट लो टेम्परेचर द एंजाइम टेम्परेरी इनएक्टिव, ठीक है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम एक्टिव होते हैं, और जो हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और काम नहीं कर पाएगा। मतलब क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, जो प्रोटीन जो होते हैं अगर उनको ज़्यादा हीट दी जाए या फिर टेम्परेचर दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर वर्क नहीं कर पाएंगे। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बट एंजाइम गेट डैमेज एट द हाई टेम्परेचर। इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे काम कर सकते हैं, बट एंजाइम जो होता है वो डैमेज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। इसलिए थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म हैव एंजाइम, कुछ एक्सेप्शन है कि थर्मोफिलिक के पास जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे भी। बट मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो एंजाइम होता है हाई टेम्परेचर प्रेशर या पीएच के ऊपर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसकी अपन बात करते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले रहे हैं कि उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो हाई टेम्परेचर पे भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है, विद इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट। अब नेक्स्ट अपन बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। पहले हमने टेम्परेचर और पीएच की बात करी कैसे अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, वैसे अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एक टाइम तक क्या होगा, अगर एंजाइम प्रेजेंट है, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है ना, तो सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, अब सबस्ट्रेट आके बाइंड होते जाएंगे, ठीक है, सबस्ट्रेट आके बाइंड होते जाएंगे। अब पर्टिकुलर अमाउंट में ही तो एंजाइम प्रेजेंट है, तो एक टाइम बाद में सबस्ट्रेट आके बाइंड हो रहे हैं, फिर एंजाइम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और बाइंडिंग के लिए एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। तो एक टाइम तक तो क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है ना ये इंक्रीज होती रहती है, ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होता रहता है। पर थोड़े टाइम बाद में जब एंजाइम नहीं बाइंड हो पा रहा या फिर और एंजाइम नहीं प्रेजेंट है बाइंड होने के लिए, तो ये क्या होगा, ग्राफ एकदम स्ट्रेट चला जाएगा, है ना, एकदम स्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा फिर और इंक्रीज ग्राफ नहीं होगा। तो देखो, विद इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन राइजेस एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी, फिर एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा, फिर क्या हो जाएगा, एकदम स्टेबल हो जाएगा। तो देखो, राइजेस एट फर्स्ट, reaches the maximum velocity v max पे पहुंच जाएगा। This is not exceeded by further rise in the concentration because अब ये further increase नहीं होगा, rise नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो, because the enzymes molecules are fewer, है ना। अब मॉलिक्यूल तो जो एंजाइम है ना हमारे पास में लिमिटेड प्रेजेंट है, ठीक है, ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। दैट मीन्स नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसलिए हमारे पास में और एंजाइम प्रेजेंट नहीं है ताकि उसके ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड हो सके। इस वजह से क्या होता है, ग्राफ एकदम लीनियर जाने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, तो ये दो टाइप से हो सकता है, एक कॉम्पिटिटिव होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। तो कॉम्पिटिटिव क्या होता है, देखेंगे प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर के अंदर ये कैसे अफेक्ट करता है हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को। तो देखिए,
the binding of the specific chemicals shuts off the enzyme activity. This is called the inhibition. ठीक है, क्या हो रहा है, कोई specific chemical है ना जिसको अपन बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनहिबिटर बोल रहे हैं, वो जाके अगर एंजाइम के साथ में बाइंड हो जाएगा तो उसकी एक्टिविटी को रोक देगा, शट डाउन कर देगा. The inhibitor closely similar to the substrate is called competitive inhibitor. ऐसा substrate जो कि ऐसा इनहिबिटर जो कि सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है उसको अपन क्या बोल देंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ठीक है, कि उसने ऐसा बिहेव किया एंजाइम के साथ में कि भी वो सबस्ट्रेट की जैसे बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो उसको एंजाइम को क्या लगेगा, ये तो सबस्ट्रेट आके जाके बाइंड हो जाएगा, है ना. तो द इनहिबिटर क्लोजली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ऐसा इनहिबिटर जो कि सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है ना, एंजाइम के साथ जाके बाइंड हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. इट competes with the substrate for the binding site of the enzyme. As a result, the substrate cannot bind to the enzyme. Action declines. है ना, इसके बाद में एंजाइम एक्शन जो होता है डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है जाके बाइंड नहीं होगा, उस सबस्ट्रेट की जगह पे कौन बाइंड हो गया, इनहिबिटर जाके बाइंड हो गया. ठीक है, एंजाइम को देखो, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रेजेंट है कि एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट बाइंड होने की जगह पे कौन बाइंड हो रहा है, इनहिबिटर बाइंड हो जा रहा है. ठीक है, तो क्या कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट अपन अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है, मेलोनेट इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट सक्सिनेट. है ना, सक्सिनेट क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, मेलोनेट क्या है, यहाँ पे इनहिबिटर है. तो इसको क्या करना होता है, इट इनहिबिट्स द सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इन द फॉलोइंग रिएक्शन. अब ये जो एंजाइम है, यहाँ पे ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है. मैंने क्या कहा कि जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है. ठीक है, जहाँ पे सबस्ट्रेट को एंजाइम से बाइंड होना था वो उसको बाइंड नहीं होने देता और जाके खुद बाइंड हो जाता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर है ना. सबस्ट्रेट को बाइंड होना था पर सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने दिया, खुद जाके बाइंड हो गया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजेंस. ये एग्जांपल है. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोफैक्टर्स की, तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं देखेंगे. दीज आर द नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव. है ना, एंजाइम के साथ में बाइंड हो जाते हैं, कोफैक्टर्स है ना. कोफैक्टर्स मतलब साथ में जाके बाइंड हो, को मीन्स साथ में जाके बाइंड हो जा रहे हैं. और ये क्या होता है, नॉन प्रोटीनिशियस होते हैं. ठीक है, प्रोटीन नहीं होते हैं, नॉन प्रोटीनिशियस होते हैं, जाके बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, कैटालिटिकली एक्टिव बना देते हैं उसको. एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम. प्रोटीन पोर्शन जो होता है एंजाइम का उसको अपन बोल रहे हैं एपो एंजाइम. कोफैक्टर जाके बाइंड हो जाएगा. अब इसको, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, पूरी स्ट्रक्चर को होलो एंजाइम. ठीक है, तो कोफैक्टर्स क्या करता है, कैटालाइटिकली एक्टिव बना देता है एंजाइम को, है ना. और जब तक बाइंड नहीं हुआ है कोफैक्टर्स को अपन बोल रहे हैं एपो एंजाइम, और जब ये दोनों बाइंड हो जाते हैं इसको अपन क्या बोल देंगे, होलो एंजाइम. When the cofactor is removed from the enzyme, it is catalytically इनएक्टिव. है ना, जब अगर अपन लोग कोफैक्टर एंजाइम के साथ में बाइंड नहीं होने दे रहे या उसको रिमूव कर दे रहे तो वो इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है, देखेंगे कि कोफैक्टर्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, मेटल आयंस हो सकते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक टाइटली बाइंड टू द एपो एंजाइम. प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड होते हैं. एग्जांपल अगर बात करें, हीम इन द पेरोक्सिडेज एंड कैटलेज. दिस कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 टू वाटर एंड O2. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. फिर हम बात करते हैं कोएंजाइम्स की. तो कोएंजाइम्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, ट्रांजिएंट बाइंडिंग टू द एपो एंजाइम. मेनी कोएंजाइम कंटेन द विटामिन्स. कोएंजाइम के अंदर विटामिन्स भी होते हैं, जैसे NAD, NADP कंटेनिंग नियासिन. मेटल आयंस की अगर अपन बात करते हैं कोफैक्टर्स के अंदर, दे फॉर्म, कौन कौन से हो सकते हैं ये सब बात करते हैं ना अपन. तो दे फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ये क्या करते हैं, एंजाइम के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देते हैं विद द साइड चेन्स एट एक्टिव साइट एंड वन एंड मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट. एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जिंक इज द कोफैक्टर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द क्लास.